बस पढ़ने के लिए अच्छी है, याद करने के लिए अच्छी नहीं है लॉ। यार लॉ को आप ऐसे पढ़ो ना कि जब आप प्रोविजन पढ़ रहे हो तो आपको पहले से पता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ होगा। खुद कनेक्टिविटी बनाओ ना, घर से रीड करके मत आओ। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे लॉ पे पूछा जा रहा है, पहले आप अपने दिमाग से पूछो, लॉ से मत पूछो क्या होगा, आप अपने दिमाग से पूछो क्या इसका आंसर हो सकता है। जो आप सोचोगे ना 90% लॉ वही होगा। 90% लॉ क्या होगा, वही होगा। टाइमलाइंस आपको याद करनी पड़ेगी, लिमिट्स आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन लॉ को आप वैसे पढ़ सकते हो, वैसे याद कर सकते हो। जो मैं सोच रहा हूँ ना वही लॉ है। लॉ बना ही किस पे है यार, हम पे तो बना है लॉ। ट्रेडिशन, कस्टम, जो चीजें पहले फॉलो हो रही थी, अब हमें नहीं पता क्या फॉलो हो रहा था पहले। खुशबू कह रही है उस टाइम तो हम थे ही नहीं जब फॉलो हो रही थी। अच्छी बातें सोचनी है, हाँ, अच्छी बातें सोचनी है, गुड कॉन्साइंस के साथ, गुड मोरल्स के साथ आप सोचोगे तो आप खुद लॉ मेकर बन सकते हो। ठीक है जी, नहीं बन सकते खुद लॉ मेकर, ऑर्डिनरी ठीक है, ले मैं नहीं रहोगे हमेशा है। चलो सेक्शन 96 एजीएम हमने पढ़ लिया था। एवरी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, एक्सेप्ट ओपीसी, ओपीसी के लिए नहीं है क्योंकि ओपीसी में एक मेंबर होता है, उसके लिए प्रोविजन नहीं लग रहा है। एक एजीएम करनी है एवरी ईयर, एवरी ईयर का मतलब हर कैलेंडर ईयर के अंदर एक एजीएम हो जानी चाहिए। और दो एजीएम के बीच का गैप कितने महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि एजीएम करना मैंडेटरी है। क्या एजीएम करना मैंडेटरी है, नहीं है मैंडेटरी। ईजीएम तो आपकी मर्जी है ना, करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। आपकी मर्जी मतलब किसकी मर्जी, शेयर होल्डर की मर्जी है, बोर्ड की मर्जी है, किसकी मर्जी है, बोर्ड की मर्जी है, बुलाए या ना बुलाए। अब भाई ओनर कौन है, आप हो। तो लॉ मेकर बोल रहा है कि आपको एटलीस्ट एक एजीएम में तो बुलाए बुलाए हर साल, ताकि आपको कंपनी के बारे में पता लगे। और एजीएम के बीच का गैप कितना नहीं होना चाहिए, 15 महीने से। मतलब आपको इतना लेट ना बुलाए कि एक बार बुलाया था आज और फिर बुला रहे हैं 2 साल बाद, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए तो एजीएम के बीच में, ताकि आप कंपनी के साथ जुड़े हुए रहो। ठीक है जी, आपको ऐसा ना लगे एकदम से जाओ तो कि सब कुछ बदल गया है यहाँ पे। आपको रेगुलर बेसिस पे बुलाएं, और रेगुलर बेसिस क्या है, हर साल एजीएम होगी, और दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम पढ़ रहे थे हर साल एजीएम मतलब एवरी कैलेंडर ईयर में एजीएम होनी है। अब जिस साल कंपनी बनी है क्या एजीएम करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा प्रोवाइजो में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ। सबसे पहले तो क्या लिख दिया, पहली एजीएम कब होनी है, विद इन 9 मंथ। अब ये 9 मंथ शुरू कहाँ से हो रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन से, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या लिखा हुआ है जी, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे ही आपका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, वहां से 9 महीने के अंदर आपको क्या करनी है, एजीएम करनी है। Hence it shall not be necessary for the company to hold AGM in the year of its incorporation। मतलब जिस साल कंपनी बनी है उस साल एजीएम करने की जरूरत नहीं। क्लियर है जी। अब कंपनी बनी है 1 सितंबर 2024 को, पहली एजीएम कब होनी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर कब पूरा होगा इसका, 31 मार्च 25। ठीक है जी, 31 मार्च 25 से कितने महीने के अंदर एजीएम कर लेनी है, 9 महीने के अंदर। फर्स्ट एजीएम के लिए कितना टाइम है, 9 महीने का। तो 9 महीने का मतलब कहां तक जा सकते हो आप, 31 दिसंबर 2025। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा था, 24। क्या 24 में कोई एजीएम करी, हमें प्रोवाइजो में मिल भी गया कि करने की जरूरत नहीं है। क्या 25 में एजीएम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और क्या 31 दिसंबर से पहले एजीएम करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो हर साल एजीएम करनी है एक्सेप्ट द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एजीएम करने की जरूरत नहीं। अभी आएगा, आएगा धीरे 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 धीरे, वो भी आएगा। नहीं, अब हम बात करते हैं जो आप कह रहे हो फाइनेंशियल ईयर। आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल ईयर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, 12 की जगह कितना कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। 12 की जगह कितना कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। अब वापिस बात करते हैं, मेरी कंपनी बनी है 30 दिसंबर 2024। कब बनी है, 30 दिसंबर 2024। मेरा फाइनेंशियल ईयर कब पूरा होगा, 31 मार्च 2000। क्या 25 या 26 आएगा, 25 में ही करना पड़ेगा। 31 मार्च 25 में ही पूरा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी कब बनी है, 31 दिसंबर से पहले। अब दूसरा क्वेश्चन, मेरी कंपनी बनी है 1 जनवरी 2025, मेरा फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2026। कितने महीने का हो गया,
15 महीने का हो गया। 12 महीने तो पूरे वो हो गए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के, और 3 महीने ये वाले हो गए। तो आप फाइनेंशियल ईयर पहले साल कितना कर सकते हो, 15 महीने का कर सकते हो। आपकी कंपनी बनी कब थी, 1 जनवरी 2025। क्या 2025 में एजीएम करने की जरूरत है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट हुआ इसका, 26 में। क्या 26 में एजीएम करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, सेकंड ईयर आ गया। समझ आई जी बात। फिर वहां से आप 9 मंथ्स के अंदर एजीएम करोगे, लेकिन 2026 में एजीएम होनी ही चाहिए। तो जिस साल आपकी कंपनी बनी है उस साल एजीएम ना भी करो तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके अगले साल एजीएम होनी ही चाहिए, और आने वाले हर साल में एजीएम। अब वो कंफ्यूजन, हाँ जी, नहीं, जब हमने फाइनेंशियल ईयर को ही हम 1 जनवरी से 31 मार्च 26 तक ले गए हैं, तो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ उसके बाद एजीएम हुई है, वहां से ही हम एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे। पर आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी 1 जनवरी 2025 से लेके 31 मार्च 25 तक की आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम टैक्स कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहा है। कंपनीज एक्ट ने रिलैक्सेशन दी है कि पहला साल, पहला फाइनेंशियल ईयर आप मैक्सिमम 15 महीने का कर सकते हो। और 15 महीने का होगा ही कैसे, जब कंपनी बनी है या तो जनवरी में या फरवरी में या मार्च में। लेकिन अगर कंपनी दिसंबर में बनी है तो क्या 15 महीने से ज्यादा नहीं हो जाएंगे, अगर हम अगले साल लेके जाएंगे तो बिल्कुल ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए दिसंबर वाला अलाउड नहीं है। 1 जनवरी से ये टाइम शुरू। कोई दिक्कत। अब लॉ मेकर ने देखो ना बहुत सही सोच के डाली है चीजें, डाली है नहीं डाली है। अगर 15 महीने की जगह मैं इस टाइमलाइन को कर दूं 16 महीने, 15 महीने की जगह अगर लॉ मेकर इस टाइमलाइन को क्या कर देता, जैसे एलएलपी के अंदर कितनी है टाइमलाइन, 18 महीने। एक बार एज्यूम करते हैं कंपनी के लिए भी ये टाइमलाइन है 18 महीने। कितने महीने की टाइमलाइन है, 18 महीने। पहला फाइनेंशियल ईयर आप कहाँ तक ले जा सकते हो, 18 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हो। वैसे फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होना चाहिए ना, हम कितना कर रहे हैं, 18 महीने। तो 6 महीने हम उसे ज्यादा कर रहे हैं। 6 महीने ज्यादा करने का मतलब अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर मेरी कंपनी बनी है 1 नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024, इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, क्योंकि मैंने बोला 18 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 25 में खत्म नहीं करूंगा, कहां तक ले जाऊंगा, 31 मार्च 26। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 96। हर साल क्या होनी चाहिए, एजीएम, लेकिन ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना, अलाउड है ना। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, 24। क्या 24 में कोई एजीएम करोगे, नहीं करोगे। 2025 क्या ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, नहीं है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या उसमें एजीएम होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर कब पूरा हो रहा है, 26 में। आप एजीएम कब करोगे, 26 में। क्या नॉन कंप्लाइंस हो जाती, नहीं हो जाती। तो इसीलिए लॉ मेकर ने कितना टाइम दिया है, मैक्सिमम 15 महीने का। मैं ना, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, मेरी इंटरप्रिटेशन इतनी बढ़िया है, मुझे पता है। लेकिन लॉ मेकर ने बहुत सोच समझ के इसलिए कितने डाले हैं, 15 महीने डाले हैं। 15 महीने का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हो। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। अब 2 लाइनें ऊपर छोड़ी थी वो पढ़ लेते हैं। द कंपनी शैल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच एजीएम इन द नोटिस कॉलिंग इट। जो भी नोटिस जाएगा जनरल मीटिंग का, अगर एजीएम है तो उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, एजीएम लिखा हुआ रहेगा। ये नोटिस किसका है, एनुअल जनरल मीटिंग। खाली जनरल मीटिंग लिख के आप नहीं भेज सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा एजीएम या एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम शुड बी हेल्ड वंस एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब हर कैलेंडर ईयर में एजीएम होनी ही होनी चाहिए। फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही आपका पहला फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा उसके 9 महीने में आपको एजीएम करनी है। और पहला फाइनेंशियल ईयर कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितने महीने का हो सकता है, 15 महीने का हो सकता है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया है 15 महीने वाला, ठीक है जी। अगर नहीं भी आया है तो अब जब हम फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा उसके 9 महीने आपको दिए गए हैं एजीएम करने के लिए। क्लियर है जी। Hence it shall not be necessary for the company to hold any AGM in the year of its incorporation। तो जिस साल कंपनी बनी है उस साल एजीएम करने की जरूरत नहीं है। Subsequent AGM of the company should be held within 6 months from the closing of the annual। Subsequent का मतलब फर्स्ट के बाद वाली सारी एजीएम, उनके लिए कितना टाइम दिया है हमें, 6 मंथ। 6 मंथ कहां से, क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो उसके 6 महीने के अंदर आप क्या कर लेना, एजीएम कर लेना। ठीक है जी। पहली एजीएम के लिए कितना टाइम दिया है, 9 महीने। 9 महीने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 9 महीने, और दूसरी के लिए 6 महीने। दूसरे के लिए 6 महीने। लेकिन एक बात और लिखी हुई है, द गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ।
दो एजीएम का भी गैप कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या ये कभी हो पाएगा? क्या ये गैप कभी हो पाएगा? अगर हम लॉ के हिसाब से जाएं तो करके दिखाओ ये गैप 15 महीने से ज्यादा। करो जी ज्यादा। सुमित ने तो कह दिया नहीं होगा। 15, दो एजीएम का गैप 15 महीने से ज्यादा करके दिखाओ। हो सकता है तो कैसे होगा? फोन में क्या ढूंढ रहे हो? दो एजीएम का गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप मेरे को पहले तो 15 महीने से ज्यादा करके दिखाओ। बताओ, इतना सोचना पहले, एक करके 31 मार्च को फाइनेंशियल बने। हाँ, 5 अप्रैल को मीटिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत? 5 अप्रैल को मीटिंग करने में किसी को कोई दिक्कत है? 5 अप्रैल 2024 पकड़ लेते हैं। क्या 5 अप्रैल 2024 को मीटिंग हो सकती है कंपनी की? सारे सोच लो। हाँ, सारे सोच लो जी। नोटिस कितने दिन का जा रहा है यहाँ पे? 21 क्लियर दिन का नोटिस चाहिए। लेकिन क्या उसको शॉर्टर नोटिस नहीं पड़ा हमने? तो शॉर्टर नोटिस कर सकते हैं। इन्होंने 5 अप्रैल बोला है ना। कितने हफ्ते का नोटिस चाहिए? नहीं जी, ऐसा तो नहीं लिखा। अप्रूवल लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, वो मना नहीं कर रहे, लेकिन शॉर्टर नोटिस हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। चलो इसको इतना टाइमलाइन को नहीं खींचते, 5 की जगह ले लेते हैं 30 अप्रैल। क्या 30 अप्रैल 2024 को एजीएम हो सकती है? किसी को कोई दिक्कत लग रही है? जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2024। उसके कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर एजीएम करनी है। 6 महीने के अंदर करनी है तो 30 दिन में भी तो कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल को एजीएम कर रहे हैं। 6 महीने का मतलब क्या है? 30 सितंबर तक आपको एजीएम करनी ही करनी है, तो उससे पहले कभी भी कर सकते हैं। इन्होंने एजीएम कर दी 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल 2024 को एक एजीएम हो गई। ठीक है जी, बात खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, तो वही पूछ समझा रहा हूँ मैं आपको। फिर आता है जी अगला साल 2025। 2025 के अंदर फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2025 को। 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो उसके कितने महीने में एजीएम होनी चाहिए थी? 6 महीने। 6 महीने कब होते हैं? 30 सितंबर। मैं एजीएम कर रहा हूँ 30 सितंबर 2025। कोई दिक्कत? अभी तक अगर 6 महीने की टाइमलाइन से देखूं तो एकदम वैलिड है। 30 सितंबर 2025 को एजीएम कर रहा हूँ, एकदम वैलिड है। लेकिन एक प्रोविजन हो रहा है, क्या? दो एजीएम का गैप इतना नहीं होना चाहिए, 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाली एजीएम कब करी थी हमने? 30 अप्रैल 2024। तो 30 अप्रैल 2024 से 12 महीने कब हुए? एक दिन पहले कर लो, 29 अप्रैल 2025 को हो गए 12 महीने। 12 के बाद 13वां महीना कब आया? अप्रैल के बाद मई, फिर आया जून, फिर आया जुलाई। 29 जुलाई से पहले पहले 2025 में मेरे को एजीएम करनी पड़ेगी। समझ आई जी कहानी? यही लॉजिक है। शेयर होल्डर को इतना दूर मत करो कि आप उन्हें 15 महीने के बाद बुला रहे हो। यार एक बार बुलाया था अप्रैल में, अब बुला रहे हो सितंबर में, इतना टाइम हो गया बीच के अंदर। वो कंपनी से जुड़े रहने चाहिए, तो 15 महीने से ज्यादा को उन्हें गैप नहीं देना। क्लियर है जी यहाँ तक? पहली एजीएम का टाइम 9 महीने, बाकी सारी एजीएम का टाइम 6 महीने, लेकिन दो एजीएम का गैप कभी भी 15 महीने से ज्यादा नहीं। ठीक है जी? ये गलती हम कई बार कर देते हैं 15 महीने वाली। कैसे कर देते हैं? हम जब कंपनी के फाइनेंशियल जल्दी बन गए, मान लो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ, तुरंत फाइनेंशियल अगर बना दिए, ऑडिटर ने साइन कर दिए, हम तुरंत एजीएम बुला लेते हैं। क्यों तुरंत एजीएम बुला लेते हैं? ताकि फाइलिंग वाइलिंग करके खत्म करें कहानी। अप्रैल में उसने फाइनेंशियल बनाए, हमने मई में मीटिंग बुला ली। मई में मीटिंग बुलाई, हमने एनुअल फाइलिंग कंप्लीट कर दी। अगले साल 2025 में ऑडिटर ऑडिटर फाइनेंशियल बनाने में लेट कर गया। लेट कर गया मतलब ले गया भाई आगे तक। सितंबर के स्टार्टिंग में उसने फाइनेंशियल दी। अब एजीएम कब करेंगे हम? फाइनेंशियल आने के बाद करेंगे। सितंबर एंड में हम वो कर रहे हैं। भाई दो मीटिंग का गैप 15 महीने से ज्यादा हो गया, नॉन कंप्लायंस में आ जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखो, चाहे फाइनेंशियल जल्दी बन जाए तो भी मीटिंग थोड़ी डिले करके चलो। अप्रैल मई जून के अंदर मत करो। जुलाई अगस्त सितंबर में मजे से करो। क्यों मजे से करो? फिर नॉन कंप्लायंस होगी नहीं। अगर मैं जुलाई में कर रहा हूँ, अगर मैं मीटिंग कब कर रहा हूँ? जुलाई में कर रहा हूँ। करने में दिक्कत है कोई जुलाई में? कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई 2024 में मैंने मीटिंग कर दी, अगली मीटिंग में सितंबर में कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है? अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 महीने टोटल, 15 महीने से गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो वहां रिस्की हो जाएगा थोड़ा मैटर। तो इसलिए जुलाई अगस्त सितंबर में आराम से करो, वहां सोचने की जरूरत नहीं है। फिर अगले साल दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? क्या लिख के बताऊं ये प्रोविजन?
कोई बच्चा जो आके ये बनाना चाहे 9 महीने, 6 महीने और 2 के बीच का गैप 15 महीने। नहीं, बोर्ड पे कोई बनाना चाहे, कोई इनिशिएटिव लेना चाहे, सबने गर्दन ऐसे कर ली नीचे। सब बोलते हैं सर की हैंडराइटिंग डॉक्टर जैसी है, तो कोई आ जाओ, कोई कलाकार जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। सब ऐसे कर रहे हैं एक बंदे की तरफ, वो है खुशबू। सबने किया था, अब सबने हटा लिया। हाँ, तो अब आके बना दो अब जल्दी से। तो अगली क्लास में बना के लाओगे एक डायग्राम। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम। क्या अगर कोई बंदा ये 9 महीने या 6 महीने में एजीएम नहीं कर पा रहा, तो क्या उसे एक्सटेंशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती? क्योंकि एजीएम नहीं करी ना, आप आगे इसकी पेनल्टी बढ़ोगे, जबरदस्त पेनल्टी लगती है। तो अगर भाई नहीं कर पा रहा 6 महीने में, तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए होना चाहिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप रजिस्ट्रार पे जाके हाथ जोड़ के बोल सकते हो कि हमें थोड़ा-सा टाइम और दे दो। ठीक है जी? इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम। इन केस इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ अ कंपनी टू होल्ड एन एजीएम विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। और टाइम क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है? अरे नहीं, एजीएम करने का टाइम 6 महीने या 9 महीने, दो चीजें प्रिस्क्राइब है ना। 9 महीने किसके लिए है? फर्स्ट एजीएम। और बाकी सारी एजीएम के लिए 6 महीने। रजिस्ट्रार में किसके पास पावर है? रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन, कोई स्पेशल रीजन के चलते हुए एक्सटेंड द टाइम विद इन विच एन एजीएम शैल बी हेल्ड। सच एक्सटेंशन कैन बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 महीने। तो रजिस्ट्रार भी मैक्सिमम कितना टाइम बढ़ा सकता है आपका? 3 महीने। तो मतलब 6 महीने की जगह कितना टाइम मिल जाएगा? 9 महीने का टाइम मिल जाएगा। 9 महीने कहाँ से? क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नो सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम कैन बी ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार फॉर होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट एजीएम। मतलब भाई पहली एजीएम में आपको टाइम कितना मिला है? 9 महीने का टाइम मिला हुआ है। वहां पे आपको एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे रजिस्ट्रार को पावर दे देते कि फर्स्ट एजीएम में भी ना 1 महीने का एक्सटेंशन दे दो, रजिस्ट्रार को पावर दे देते कि भाई फर्स्ट एजीएम में भी 1 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हो, क्या कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती? क्या दिक्कत हो जाती? नहीं हुई है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने। हमने जस्ट पीछे पढ़ा था, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एजीएम करने की जरूरत नहीं है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एजीएम करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में होनी चाहिए एजीएम। तो अगर मानते हैं ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो 2024 में तो एजीएम नहीं करूंगा, लॉ के हिसाब से सही हूँ। 2025 में एजीएम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी ही चाहिए। अब कितना टाइम मिला हुआ है? 9 मंथ्स। 9 मंथ का मतलब 31 दिसंबर। मैं रजिस्ट्रार के पास गया और रजिस्ट्रार ने मेरे को 1 महीना और दे दिया। मैं कहाँ पहुंच गया? 2026 में पहुंच गया। तो क्या मैं 25 में एजीएम करूंगा? रजिस्ट्रार किससे बड़ा हो जाएगा? कंपनीज एक्ट से बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको पावर नहीं दी गई। ठीक है जी। तो जो एजीएम का एक्सटेंशन है ये सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए मिलता है, पहली एजीएम के लिए नहीं मिलता। क्लियर है यहाँ तक? अब इलस्ट्रेशन 13 पढ़ लो। बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया यार एजीएम पे, तो एक पेज भी नहीं पढ़ा। ये तो शुरू हुआ ही, चलो कोई नहीं। इलस्ट्रेशन में किसी को कोई दिक्कत? 13 में फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 22। एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? 6 महीने के अंदर। 6 महीने का मतलब ही क्या है? सितंबर, 30 सितंबर 2022 तक आपकी एजीएम हो जाती है। किसी को ऐसा लग रहा है कि ये 31 दिसंबर 2022 होना चाहिए? 30 सितंबर की जगह 31 दिसंबर 2022 होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इन्होंने नहीं लिखा कहीं पे भी कि ये पहली एजीएम है। जब तक नहीं लिखा जाए ना कि पहली एजीएम है, तब तक आप क्या मान के चलोगे? सब्सिक्वेंट एजीएम है। अगली इलस्ट्रेशन में सुमित आगे चल रहा है, अगली इलस्ट्रेशन पे भी आ जाओ। 12 जुलाई 2022 पे इनकॉर्पोरेट हुई है, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 25। आपके में क्या लिखा हुआ है वहाँ? 22 लिखा हुआ है ना यहाँ पे सब में। अच्छा, आपको थोड़ा अपडेट हो गया। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही है, 31 मार्च 25 आपके हिसाब से, और आपके लिए 31 मार्च 23। किसी को ये तो नहीं लग रहा कि एक साल और आगे जाएगा? फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15 महीने। और अगर इसको अगले साल ले गए तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो 31 मार्च 23 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, या आपकी बुक में 25 है तो 25 को खत्म हुआ, तो एजीएम कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर 25, और आपकी बुक के हिसाब से 31 दिसंबर 23। क्लियर है जी सबको? ठीक है जी। टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एन एजीएम। अब किस टाइम पे और किस प्लेस पे एजीएम होनी चाहिए? डर नहीं रहा मैं। सेक्शन 96 स्टेट दैट एवरी एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर। किस टाइम बुलाओगे जी एजीएम? बिजनेस आवर, क्योंकि मेंबर्स को आना है भाई, बहुत सारे मेंबर्स है, दूर दूर से आएंगे, तो बिजनेस आवर्स में बुलाओ 9 से 6 के बीच में। 9 से 6 वो रात वाला, 9 सुबह वाला 6 नहीं, 9 सुबह वाला और 6 शाम वाला। ठीक है जी। ऑन एनी डे, किसी भी दिन बुला सकते हो, नॉट अ नेशनल हॉलीडे। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। नेशनल हॉलीडे का मतलब है कि कितने नेशनल हॉलीडे होते हैं? अच्छा, मुझे सुनाई दिया 10 नेशनल हॉलीडे होते हैं। मैं कहा वो कौन से आ गए जी? कौन कौन से है जी नेशनल हॉलीडे? जनवरी, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, ये तीन ही है, इनके अलावा कोई और? कोई नहीं है जी, ये तीन ही है जी नेशनल हॉलीडे। इन पे एजीएम नहीं होनी चाहिए। एंड शेल बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। और होगी कहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और एट सम अदर प्लेस, कहीं और भी कर सकते हो, विद इन द सिटी, टाउन, विलेज इन विच आरओ ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। अब सोचने की बात है, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस ही है, ठीक है जी, छोटा सा रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब शेयर होल्डर्स को बुला रहे हैं, शेयर होल्डर्स कितने आने हैं? मान लो 1000, 2000, 3000, कितने भी हो सकते हैं। क्या यहाँ पे बैठा लूंगा सबको? जगह ही नहीं है। अगर लॉ इतना लिख देता कि खाली रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी चाहिए, तो दिक्कत हो जाती मेरे को। अब मैं कहाँ लेके जाऊंगा सबको? 7 सीज होटल पास में है हमारे, बहुत बड़ा भी है, तो वहां ले जा सकते हैं, क्योंकि सेम सिटी टाउन के अंदर वो है। ठीक है जी। तो इसलिए रजिस्ट्रार ने एग्जेम्पशन डाला। रजिस्टर्ड ऑफिस किसी का भी इतना बड़ा नहीं होता कि मीटिंग करवा ले। लेकिन क्या कहीं पे भी ले जा सकते हो? नहीं जी, सेम सिटी, सेम टाउन या सेम विलेज होना चाहिए जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस। प्रोवाइडेड दैट एन एजीएम ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। अब एक ऑप्शन और आ गया, अनलिस्टेड कंपनी के केस में इंडिया के अंदर कहीं पे भी एजीएम कर सकते हो, इफ कंसेंट। लेकिन क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा, वो भी राइटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। कितने मेंबर्स का? सारे मेंबर्स। अगर पहले ही बोल दे कि हम कहीं पे भी आने के लिए तैयार है, तो मैं दिल्ली में बैठा हूँ, एजीएम कहाँ करवा लूंगा? गोवा में भी करवा सकता हूँ। ठीक है जी। लेकिन कंपनी कौन सी होनी चाहिए? अनलिस्टेड। अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो कहाँ बुलाएगी? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या फिर उसी सिटी, उसी टाउन, उसी विलेज के अंदर कहीं और। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी इंडिया के अंदर कहीं पे भी बुला सकती है। क्वेश्चन आ जाता है, क्या एक अनलिस्टेड कंपनी, एक एबीसी लिमिटेड है जो कि अनलिस्टेड है, वो मीटिंग बुलाना चाहती है इंडिया के बाहर, नेपाल के अंदर, क्या बुला सकती है? नहीं बुला सकती है जी। इंडिया के अंदर सारे मेंबर से कंसेंट लेके बुलाया जा सकता है, लेकिन इंडिया के बाहर नहीं बुलाया। Provided further that CG may exempt any company from the provision of this subsection subject to such condition as it may impose। CG चाहे तो क्या कर सकता है? किसी कंपनी को इन कंडीशन से बाहर कर सकता है, सीजी के पास पावर। For the purpose of this section, national holiday means and include a day declared as a national holiday by the CG। कौन डिक्लेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिक्लेयर कर चुके हैं, इसमें कोई वो पढ़ने वाली बात नहीं है। अब आ गया एग्जेम्पशन टू सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 मतलब चैरिटेबल कंपनी, उनके लिए कुछ एग्जेम्पशन है। क्या एग्जेम्पशन है? इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, in subsection 2 of section 96, after the proviso and before the explanation, following proviso shall be। ये समझ आ रहा है कहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रोविजो? नहीं समझ आ रहा कहाँ पे लिखा हुआ है? जो हमने जस्ट प्रोविजो पढ़ा था सीजी वाला, उस प्रोविजो के बाद में लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है ना नीचे, उससे पहले लिखा हुआ है। एक प्रोविजो और लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 8 के लिए है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ AGM are decided upon beforehand by the board, having regard to the direction, if any, given in this regard by the company in its general। तो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर टाइम, प्लेस कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा। और किसके हिसाब से? अगर कोई डायरेक्शन शेयर होल्डर ने दी है जनरल मीटिंग के अंदर, उन डायरेक्शन के हिसाब से बोर्ड बताएगा कि एजीएम कहाँ पे होगी, कौन सी कंपनी की? सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 को एक एग्जेम्पशन है,
वो वाला सेक्शन इनको फॉलो करना जरूरी नहीं है। कौन से वाला? 96 सबसेक्शन 2 इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं। 2 क्या बोलता था? 96 2 क्या बोलता था? तुरंत पलट लिया जी पेज। टाइम एंड प्लेस क्या होना चाहिए? टाइम बिजनेस आवर 9 से 6। डेट प्लेस कौन सा होना है? और क्या टाइम में और कुछ भी लिखा हुआ है? बस इतना लिखा हुआ है 9 से 6। नेशनल हॉलीडे नहीं होगा उस दिन, मीटिंग नहीं हो सकती है। और प्लेस क्या बोला था? रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर कोई अदर सिटी, उसी सिटी टाउन विलेज के अंदर कोई और जगह। ठीक है जी। लेकिन सेक्शन 8 के लिए एग्जेम्पशन है, उनका बोर्ड चाहे तो कुछ और डिसाइड कर सकता है। और ये सेक्शन 8 कौन सी सेक्शन 8 कंपनी के लिए है? जिसने डिफॉल्ट ना किया हो। किस चीज में डिफॉल्ट ना किया हो? AOC 4 और MGD 7 के अंदर, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का फॉर्म MGD 7 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म AOC 4। ये सब अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद पहले ही करवा दिए गए। एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को भी कुछ एग्जेम्पशन है। एवरी AGM शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। गवर्नमेंट कंपनी भी कब बुलाएगी? बिजनेस आवर्स में। दैट इज बिटवीन 9 से 6। ऑन एनी डे, कभी भी बुला सकती है। दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। अभी तक सेम चल रहा है सब कुछ। एंड शैल बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो आरओ पे होगी, और सच अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन और विलेज व्हिच आरओ इज सिचुएटेड। अभी तक सेम है, एक और आ गया, यही अलग है। और सच अदर प्लेस एज द सीजी में अप्रूव। जो सीजी बता देगा उस प्लेस पे भी गवर्नमेंट कंपनी की एजीएम हो सकती है। क्या टाइम कुछ और हो सकता है? टाइम तो यही रहेगा, क्योंकि इनके लिए भी ये लिखा हुआ है, लेकिन प्लेस कोई और हो सकता है जो सीजी बता देगी। ये एक्सेप्शन, ये मॉडिफिकेशन कौन सी गवर्नमेंट कंपनी पे लगेगी? जिसने डिफॉल्ट ना किया हो। डिफॉल्ट किसमें? वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब AOC 4, एनुअल रिटर्न मतलब MGD 7। क्लियर है जी यहाँ तक? वो था रजिस्टर, रजिस्टर कहीं और रख सकते हैं, रजिस्टर कहीं और रख सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, देखो डिफॉल्ट में खाली दो ही चीजें लिखी हुई है। कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट नहीं, इन दोनों में से किसी में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और किसी की बात नहीं कर रहे। ठीक है जी। अगला आता है सेक्शन 97। तो एक सेक्शन तो हमने पढ़ लिया है, सेक्शन 96। अब आ गया है जी 97, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। बच्चे घड़ी की तरफ देखने लग गए हैं। कोई कोई बच्चे उबासी भी मांग रहे हैं। क्या हो गया भाई? ऐसा क्या बोरिंग टॉपिक पढ़ लिया क्या बहुत ही ज्यादा? पूछ नहीं रहा आज मैं, क्वेश्चन नहीं पूछी आज मैंने। इंटरेस्टिंग चल रहा है। लास्ट वाली क्लास जब मैंने खत्म करी थी तो बोले थे सर आज वाली क्लास इंटरेस्टिंग है, उससे पहले वाली बोरिंग है। इतने में सुमित बोल गया था नहीं नहीं पिछली वाली तो ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। लास्ट में नाचू मैं थोड़ा थोड़ा। फन कैसे करूं? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे। लर्निंग लॉ इज फन है। ठीक है जी, थोड़ा फन करेंगे अभी। बीच बीच में आपको अलाउ कर देंगे कि आप रील्स देख सकते हो। 5 मिनट का ब्रेक है, रील्स देख सकते हो, ऐसे फन हो सकता है ना। ऐसे भी नहीं होता, लंबा चला जाएगा। ठीक है जी, वो अलाउ नहीं करेंगे फिर। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। अब एजीएम कौन बुला रहा है? ट्रिब्यूनल, मतलब एनसीएलटी के पास भी पावर है क्या बुलाने की? एजीएम बुलाने। कंपनी एजीएम नहीं बुला रही है, नुकसान किसका हो रहा है? शेयर होल्डर्स का। भाई वो मिल नहीं पा रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो शेयर होल्डर कहाँ चला जाएगा बेचारा? एनसीएलटी। तो ट्रिब्यूनल भी एजीएम बुला सकता है। इन केस ऑफ अ कंपनी डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम, कंपनी ने क्या क्या नहीं करी है? एजीएम नहीं करी है, वहां डिफॉल्ट कर दिया है। देन सेक्शन 97 ऑफ द कंपनीज एक्ट एम्पावर्स ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। तो किसके पास पावर आ जाती है? ट्रिब्यूनल के पास पावर आ जाती है एजीएम बुलाने की। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 97 आर एज if any default is made in holding the AGM of a company under section 96, the tribunal may मतलब ऑप्शन है, मतलब मर्जी है ट्रिब्यूनल की, notwithstanding anything contained in this act or the articles of the company। मतलब कंपनीज एक्ट गया भाड़ में, कंपनी के आर्टिकल्स गए भाड़ में, जो ट्रिब्यूनल बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ट्रिब्यूनल कब कॉल करेगा? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। जब कोई मेंबर जाके ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लगाए, जब ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाए कौन? मेंबर। कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एजीएम। क्या बोलेगा
कि भाई कंपनी की एजीएम कॉल करो, या तो खुद कॉल कर देगा या डायरेक्ट कर देगा। डायरेक्ट मतलब किसी को बोल देगा, डायरेक्शन दे देगा। एंड गिव सच एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन एज द ट्रिब्यूनल थिंक एक्सपीडिएंट, और जो ट्रिब्यूनल को लगे कि ये डायरेक्शन देने की जरूरत है, साथ में वो डायरेक्शंस भी दे देगा। मतलब अगर एजीएम नहीं हुई है, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है, तो मेंबर कहाँ जा सकता है? ट्रिब्यूनल के पास। और जब ट्रिब्यूनल के पास फिर ऑप्शन है क्या करे, या तो मीटिंग कॉल कर दे या किसी को डायरेक्ट कर दे कि मीटिंग बुलाओ। और जब ट्रिब्यूनल मीटिंग बुला रहा है तो कंपनी से गया भाड़ में, कंपनी के आर्टिकल्स भी गए भाड़ में, आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप क्या फॉलो करोगे? खाली ट्रिब्यूनल की डायरेक्शन, जो ट्रिब्यूनल ने लिखा है ना खाली वो फॉलो कर लो, कंपनीज एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं। क्या ट्रिब्यूनल बोल सकता है रात को 2 बजे मीटिंग होगी? भाई ट्रिब्यूनल कुछ भी बोल सकता है। अभी जस्ट मैंने क्या बोला, कंपनीज एक्ट गया भाड़ में, आर्टिकल्स गए भाड़ में, ट्रिब्यूनल कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल पागल थोड़ी है, ये थोड़ी बोलेगा रात को 2 बजे करो। मतलब कुछ भी बोल सकता है पर ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा भी बोल सकता है। 5 मेंबर है, पांचों क्या है, दिन में सोते हैं रात को पार्टी करते हैं, तो ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? रात को मीटिंग कर लो, ठीक है जी, पार्टी छोड़ दो। प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन में इंक्लूड अ डायरेक्शन, उसमें एक डायरेक्शन ये भी हो सकती है। इंक्लूड का मतलब इंक्लूसिव है, मतलब एक बता दिए इन्होंने। ये क्यों बताई है? आपको दिखाने के लिए कि ट्रिब्यूनल के पास कितनी पावर है। क्या लिखा है इन्होंने? that one member of the company present in person or by proxy shall be determined deemed to constitute a meeting। मतलब आप बताओ। may include a direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to constitute a meeting। ट्रिब्यूनल ऐसा भी बोल सकता है कि अकेला बंदा क्या करेगा? मीटिंग करेगा। अब ट्रिब्यूनल ये नहीं सोच रहा कि बेचारा करेगा कैसे, लेकिन करनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल की पावर यहाँ से हमें समझ आ गया। कोरम गया भाड़ में, कोरम से भी कोई लेना देना नहीं है। एक बंदे को भी बोल सकता है कि ये क्या है, कोरम है, और ये अकेला मीटिंग करेगा, ठीक है जी। तो ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर है। आपको खाली क्या मानना है? ट्रिब्यूनल की डायरेक्शन माननी है, कंपनीज एक्ट आर्टिकल्स कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हवाबाजी है जी, ट्रिब्यूनल की पूरी हवाबाजी है। अ जनरल मीटिंग हेल्ड इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 1 shall subject to any direction of the tribunal be deemed to an AGM of the company under this act। और जो ट्रिब्यूनल ने सबसेक्शन 1 के अंदर मीटिंग बुलाई है उसको हम क्या मानेंगे? एजीएम। मानोगे नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है डीम्ड। डीम का मतलब क्या है? मानो या ना मानो, आपको मानना ही पड़ेगा, यही है जी। ठीक है जी। तो सबसे ऊपर कौन है जी? ट्रिब्यूनल ही सबसे बड़ा है। ट्रिब्यूनल ने कंपनीज एक्ट को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या ट्रिब्यूनल कंपनीज एक्ट से बड़ा हो गया? ये पावर ट्रिब्यूनल को दी किसने? कंपनीज एक्ट ने ही दी है। तो कभी भी कंपनीज एक्ट से बड़ा वो नहीं, ठीक है जी। अगर एक बदमाश को पावर कौन दे रहा है? एक नेता दे रहा है, तो नेता बड़ा है या बदमाश बड़ा? नेता बड़ा, ठीक है। वो बदमाशी कितने भी करे, लेकिन पावर किसने दे रखी है? नेता ने दे रखी है, तो नेता ही बड़ा रहेगा। तो पावर कौन दे रहा है? कंपनीज एक्ट दे रहा है कि तू जो मर्जी कर, मैं देख लूंगा। उसको नहीं उड़ा सकता कभी, ठीक है जी। क्या रेलिवेंट एग्जाम्पल नहीं? इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। बढ़िया नहीं था एग्जाम्पल? बेहतरीन एग्जाम्पल, कितना सोचा होगा मैंने इसके बारे में। ये सारे डरते हैं, आप नहीं डरते हो हैं? अच्छा, अच्छा जी। और ये सब डरते हैं, ये आपने डिसाइड कर लिया है। वो सुमित पता कितना बड़ा बदमाश है वो। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर एक्सेट्रा सेक्शन 98। अबे फिर वही आ गया यार, ट्रिब्यूनल मीटिंग कॉल करेगा। अब क्या फर्क है दोनों में? खाली हेडिंग पढ़नी है। नहीं, उसमें कॉल भी कर रहा है। हाँ, नहीं ये ईजीएम है। ये क्या है जी? ईजीएम लिख लो इसके ऊपर। ये किसके सेक्शन 98 किसके ऊपर है? ईजीएम के ऊपर। तो हाँ, मीटिंग ऑफ मेंबर मतलब मेंबर्स की मीटिंग, तो इसमें आप लिख लो जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम, क्योंकि एजीएम कहाँ कवर हो गया? ऊपर कवर हो गया। एजीएम के लिए जब स्पेसिफिक लिख दिया है तो एजीएम को यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। इफ फॉर एनी रीजन it is impracticable to call a meeting of a company other than an AGM, other than an AGM आ गई है, in any manner in which the meeting of the company may be called or to hold or conduct the meeting of the company in the manner prescribed by this act or the articles, the tribunal may, अगर इस एक्ट के हिसाब से या आर्टिकल्स के हिसाब से
आप मीटिंग नहीं बुला पा रहे हो तो मीटिंग कौन बुला देगा? ट्रिब्यूनल बुला देगा। द ट्रिब्यूनल में आइदर सुओ मोटो का मतलब ऑन इट्स ओन, किसी की एप्लीकेशन नहीं चाहिए। क्या ईजीएम में एप्लीकेशन चाहिए थी? बिल्कुल मेंबर की एप्लीकेशन चाहिए थी, लेकिन ईजीएम में क्या एप्लीकेशन चाहिए? नहीं चाहिए जी, अपनी मर्जी से भी बुला सकता है। और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, या कौन जा सकता है? डायरेक्टर भी जा सकता है और मेंबर, और जाके कौन बोल सकता है? मेंबर भी बोल सकता है कि भाई हम है ना ईजीएम बुलाना चाह रहे हैं लेकिन बुला नहीं पा रहे हैं, क्यों? या तो हम कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसा डेडलॉक लग गया है कंपनी के अंदर, कोई भी रीजन हो सकता है। आप कहाँ चले जाओ? ट्रिब्यूनल के पास। हु वुड बी इंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग, लेकिन मेंबर कौन सा होना चाहिए? मेंबर वही होगा जो क्या कर सकता है? मीटिंग में आके वोट कर सकता है। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज द ट्रिब्यूनल थिंक। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? मीटिंग कॉल कर देगा, हेल्ड कर देगा और कंडक्ट करा देगा जैसा ट्रिब्यूनल को ठीक लगे। एंड गिव सच एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शन, उसके साथ में कुछ और भी डायरेक्शन दे देगा जो ट्रिब्यूनल को ठीक लगेगी, इंक्लूडिंग डायरेक्शन मॉडिफाइंग और सप्लीमेंटिंग इन रिलेशन टू कॉलिंग, होल्डिंग, कंडक्टिंग ऑफ द मीटिंग, द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। क्या कह रहा है? साथ में ऐसी डायरेक्शन भी दे सकता है जो मॉडिफाई कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है, किसको? कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को और आर्टिकल्स को। तो सेम पावर हो गई ना पीछे वाली। इसके अंदर भी ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है, सप्लीमेंट कर सकता है, किसको? कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को, प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन में इंक्लूड, फिर से वही डायरेक्शन है, इंक्लूसिव मतलब ये भी हो सकती है। यहाँ पे भी आपको क्या दिखा रहे हैं? ट्रिब्यूनल की पावर दिखा रहे हैं, कितनी पावर है उसके पास। डायरेक्शन दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। तो वो ये भी बोल सकता है कि एक इकलौता मेंबर या एक इकलौता प्रॉक्सी क्या बन गया है? कोरम बन गया है। Any meeting called and held in conducted in accordance with any order made under subsection 1 shall for all the purposes be deemed to be the meeting of the company duly called, held and conducted। तो हम क्या मान लेंगे? हमें मानना ही पड़ेगा कि वो मीटिंग सही तरीके से कंपनीज एक्ट के हिसाब से बुलाई गई है। अगर कौन बुला रहा है? ट्रिब्यूनल बुला रहा है। ठीक है जी। 96 क्या था? एजीएम। कौन बुला रहा था? डायरेक्टर खुद बुला रहे थे एजीएम। दूसरा क्या था? 97 एजीएम कौन बुला रहा है? ट्रिब्यूनल। और अगला क्या था? 98 ईजीएम कौन बुला रहे हैं? ठीक है जी। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96 टू 98। तो तीनों सेक्शन का डिफॉल्ट का यहाँ पे लिखा है। सेक्शन 99 अकॉर्डिंग, ट्रिब्यूनल ने बोला मीटिंग नहीं बुलाई, ट्रिब्यूनल ने बोला मीटिंग बुलाने के लिए, डायरेक्ट किया कि मीटिंग बुलाओ, नहीं बुलाई, डिफॉल्ट हो गया। Accordingly, if any default is made in holding a meeting of the company in accordance with section 96, 97 और सेक्शन 97, आपके में भी ऐसा लिखा हुआ है, सब में ऐसे लिखा हुआ है, सेक्शन 96, 97 और 98। हाँ, तो इसको 97 की जगह क्या लिख दो? 98 लिख दो। और जैसे खुशबू ने बता दिया है तुरंत कि वो मिसप्रिंट होगा, उसके ब्रैकेट में हेडिंग डाल के आपको एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि किसकी बात कर रहा है? 98 की बात, अदर देन एजीएम की। बिल्कुल जी। और इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन इशूड बाय द ट्रिब्यूनल, या आपने कोई भी ट्रिब्यूनल की डायरेक्शन नहीं मानी, देन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल। वर्ड आ गया पनिशेबल विद फाइन, मतलब ऑफेंस कौन सा है? क्रिमिनल ऑफेंस है जी। विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, कहां तक जा सकता है फाइन? 1 लाख तक। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, आप बार बार नहीं मान रहे हो, कुछ दिनों तक नहीं मान रहे हो, विच में एक्सटेंड टू 5000 फॉर एवरी डे। हर दिन का कितना लग सकता है? 5000। फिक्स पेनल्टी कितनी? मैक्सिमम 1 लाख। और हर दिन की मैक्सिमम कितनी? 5000। ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस। और मैक्सिमम पेनल्टी कोई नहीं है भाई, जितने दिन तक नहीं मान रहे उसे 5000 से गुना कर लेना, और जितने ऑफिसर हो उससे भी गुना कर लेना। ठीक है जी। तो देख लो एजीएम ना करने का नतीजा, बिल्कुल कंपनी के ऊपर सेपरेट लगेगी। कितनी? मैक्सिमम 1 लाख। हर दिन का कितना? मैक्सिमम 5000। जितने ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर भी कितने लगेगा? फिक्स पेनल्टी मैक्सिमम 1 लाख, और हर दिन का डिफॉल्ट मैक्सिमम 5000। ठीक है जी। बाकी आप एक वीडियो देखोगे बीच में, तो इस पे हमने 1-2 एग्जांपल्स भी करे हैं ऐसी पेनल्टीज या फाइन्स के ऊपर, तो वहां से आपको रिपोर्ट ऑन एजीएम सेक्शन 121। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 121 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अब किसके लिए आ रहा है ये? खाली लग रहा है लिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर, और किसी के लिए सेक्शन नहीं है।
shall prepare on each AGM including the confirmation to the effect that meeting was confirmed. आप हर AGM के लिए क्या बनाओगे? रिपोर्ट बनाओगे, उसमें ये भी डालोगे कि मीटिंग तरीके से हो गई है। A copy of the report is to be filed with registrar। और रिपोर्ट किसको फाइल करोगे? रजिस्ट्रार को फाइल करोगे। फॉर्म कौन सा है? MGT 15। और MGT 14 किसका था? क्या स्पेशल रेजोल्यूशन का था खाली? बहुत सारे थे। एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार एज पर सेक्शन 11 117 के हिसाब से क्या फाइल करने हैं? कुछ एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन फाइल करने हैं। वो MGT 14 था। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? MGT 15 के अंदर एक रिपोर्ट बनानी है। किसको रिपोर्ट बनानी है? ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ही बनानी है। किसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है? AGM के ऊपर, कि हमारी AGM हो गई। और किसको फाइल कर देनी है? कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। 30 डेज के अंदर AGM से एक फॉर्म और जाता है, उसको क्या बोलते हैं? AGM से 30 डेज के अंदर एक फॉर्म और जाता है, उसको क्या बोलते हैं? AGM से 60 डेज के अंदर एक फॉर्म जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? MGT 7। 30 डेज में क्या जाता है? AUC 4। वो हम पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में, लेकिन बहुत बार बताया जा चुका है आपको पहले। तो AUC 4 की भी 30 दिन की टाइमलाइन है और MGT 15 की भी कितनी टाइमलाइन है? 30 दिन की ही टाइमलाइन। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या-क्या होगा? Shall be prepared in the following manner. The report under this section shall be prepared in addition to the minutes। देखो हमने पीछे पढ़ा था कि कंपनी को मिनट्स बनाने हैं 30 दिन के अंदर। अब ये रिपोर्ट भी बनानी है किसके ऊपर? AGM के ऊपर। AGM एक मीटिंग है या नहीं है? मीटिंग है, तो मीटिंग के मिनट्स भी बनेंगे और ये रिपोर्ट भी बनेगी। लेकिन ये रिपोर्ट कौन बनाएगा? खाली लिस्टेड पब्लिक कंपनी। कौन बनाएगी? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। और ये रिपोर्ट किसको फाइल कर देगी? रजिस्ट्रार को। कौन सा फॉर्म? MGT 15। द रिपोर्ट शैल बी साइन्ड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कौन साइन करेगा? कौन डेट डालेगा? चेयरमैन। और इन केस ऑफ हिज इनएबिलिटी टू साइन, अगर वो साइन नहीं कर पा रहा है, बाय एनी टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वन ऑफ whom shall be the managing director if there is one and company secretary of the company। मतलब बहुत सारे बंदे साइन कर रहे हैं, इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये चेयरमैन है तो चेयरमैन साइन कर दे। चेयरमैन कौन सा? मीटिंग का चेयरमैन। AGM में चेयरमैन अपॉइंट हुआ होगा ना, या तो वो साइन कर दे। अगर चेयरमैन इनेबल है, चेयरमैन किस में चला गया? कॉमा में चला गया। अब कौन साइन करेगा? दो डायरेक्टर। उन दो डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर कौन होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर कंपनी के अंदर MD है तो, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? इफ देयर इज वन, अगर है तो। लास्ट में लिखा हुआ है एंड CS ऑफ द कंपनी। और कौन साइन करेगा? CS तो करेगा ही करेगा। अब CS चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इन केस नहीं, चेयरमैन के साथ नहीं करेगा, CS 2 डायरेक्टर्स के साथ करेगा। ठीक है जी, क्योंकि वहां कॉमा लग गया है, कॉमा के बाद शुरू हुई है कहानी। तो CS 2 डायरेक्टर के साथ साइन करेगा। उन दो में से एक क्या होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर कंपनी में MD है तो, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? इफ देयर इज वन एंड अ CS को करना ही करना है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ इफ एनी। वरना जहां पे भी हम CS पढ़ते हैं तो क्या लिखा रहता है? क्योंकि ये कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। नहीं एम्प्लॉयमेंट वाला। जब भी खाली CS लिखा हुआ है तो CS इन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे CS क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। और CS की एप्लीकेबिलिटी क्या है? हर लिस्टेड कंपनी को CS अपॉइंट करना है, या फिर वो कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है जी। तो लिस्टेड के लिए तो है ही, तो लिस्टेड में CS होगा ही होगा, तो उस रिपोर्ट को साइन करेगा ही करेगा। द रिपोर्ट शैल कंटेन डिटेल। ये डिटेल होनी चाहिए। द डेट, द डे, द आवर एंड वेन्यू ऑफ द AGM का दिन, डेट, आवर एंड वेन्यू। डे और डेट में क्या फर्क है? डे और डेट, वेनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, वो क्या है? डे है। और डेट क्या है? जो तारीख है। आर लिख देंगे। आर कौन सा होगा? ये 9 से 6 के बीच में होगा। वेन्यू जहां पे करी होगी। वेन्यू क्या होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस, सेम टाउन सिटी जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है। क्या इंडिया के अंदर कोई और जगह हो सकती है? गलत जवाब, गलत जवाब। ये कौन सी कंपनी है? ये लिस्टेड कंपनी है। वहां पे वो जो पढ़ा था इंडिया के अंदर कहीं और हो सकती है, वो अनलिस्टेड के लिए था। यहाँ पे तो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा या रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी टाउन वाला ही। क्लियर है जी। कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। उस रिपोर्ट में लिखेंगे कि हाँ मीटिंग के अंदर क्या हुआ है? एक चेयरमैन अपॉइंट हुआ है। नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग, कितने लोगों ने अटेंड करी है, क्या उनके नाम लिखने हैं? खाली नंबर लिखना है, नाम लिखने आ गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कंफर्मेशन ऑफ कोरम, ये भी कंफर्म करना है कि हाँ कोरम आ गई थी। कोरम कितनी होती है? यहाँ पे कोरम कितनी होगी? 3 केस थे, क्या क्या?
पहले वो बताओ 5, 15, 30 और उसके बाद में 1000, 1 से 5। ठीक है जी, तो कोरम आपको देखनी पड़ेगी। कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंस, आपको कंफर्मेशन डालनी है कि हमने कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस करनी है, हमने रूल्स की भी कंप्लायंस कर ली है और हमने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स की भी कंप्लायंस कर ली है। और एसएस किसने इशू करे हैं? आईसीएसआई। ठीक है जी। बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग एंड रिजल्ट देयर ऑफ, क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ है और क्या रिजल्ट आया ये भी डालना है। पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एनी एडजर्नमेंट, पोस्टमेंट ऑफ मीटिंग, चेंजेस इन वेन्यू, अगर कोई एडजर्नमेंट हुई है, कोई पोस्टपोनमेंट हुई है या कोई भी वेन्यू में चेंज हुआ है, वो सारी चीजें आपको रिपोर्ट के अंदर। एंड एनी अदर पॉइंट रेलेवेंट फॉर इंक्लूजन इन द रिपोर्ट, और कोई भी पॉइंट अगर आपको लगे कि ये भी रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए तो वो भी रिपोर्ट के अंदर डाल देना है। ठीक है जी। द रिपोर्ट शैल कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, जो रिपोर्ट है वो क्या दे? फेयर एंड करेक्ट समरी दे, किसकी? मीटिंग की। ठीक है जी। रिपोर्ट का फॉर्मेट 15, कितने दिन के अंदर किसको फाइल करना है और कौन सी कंपनी को फाइल करना है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है जी। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, ये किसकी पेनल्टी की बात करेगा? अगर ये एमजीटी 15 नहीं फाइल किया तब। इफ द कंपनी फेल टू फाइल द रिपोर्ट, और वर्ड लिखा हुआ है पेनल्टी, तो ये कौन सा ऑफेंस है? सिविल ऑफेंस है। इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल द रिपोर्ट विद इन 30 days of the conclusion of AGM, such company shall be liable to a penalty of 1 lakh rupees, and in case of continuing failure, with further penalty of 500 rupees for each day after the first during which such failure continues, subject to a maximum of 5 lakh rupees। पहले इन्होंने किसके ऊपर बताया है पेनल्टी? खाली कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर क्या है? पेनल्टी कितनी लगेगी? 1 लाख। यहाँ पे ये नहीं लिखा मी एक्सटेंड टू, मतलब 1 लाख फिक्स्ड है, 1 लाख आपके ऊपर डिफॉल्ट करते ही लग जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूइंग के अंदर कितना लगेगा? क्या मे एक्सटेंड लिखा हुआ है या 500 लिखा हुआ है? 500 फ्लैट फ्लाइट 500, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई ऑफ नहीं, सीधा 500 रुपए हर दिन के लगने लग जाएंगे। लेकिन ये 500 मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 लाख। ये 500 हो सकते हैं मैक्सिमम 5 लाख, इसमें हम वो ऊपर वाला 1 लाख इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आता है ऑफिसर के ऊपर, हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीस। कितने रुपए की लगेगी? मैक्सिमम 25,000 नहीं, which shall not be less than 25,000, मतलब मिनिमम 25,000, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज ईच डे, जो कि मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 1 लाख। क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ईजीएम सेक्शन 100, ये कल करते हैं हम। ईजीएम कल पढ़ेंगे सेक्शन 100, इसमें हम वो भी पढ़ेंगे कि ईजीएम कौन बुलाएंगे, इक्वेशनिस्ट भी बुलाएंगे, और फिर लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर ऑन ओपीसी। फिर हम स्टार्टिंग में चले जाएंगे, हम कुछ रजिस्टर छोड़ के आए थे जो कि एकदम थ्योरी है, आप चाहो तो उसे घर पे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, आप पे ज्यादा जुल्म नहीं करेंगे हम, क्यों इतनी मेहनत करेंगे, बिल्कुल। एक उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बेनिफिशियल ओनर, बस 2 क्लास या 2.5 क्लास ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, मतलब परसों या मंडे को। फिर हम जाएंगे दूसरे चैप्टर पे, वो हम करा देंगे। प्रोस्पेक्टस तो बीच में चल रहा है, वो नहीं करवाएंगे, तो हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे अकाउंट्स। प्रोस्पेक्टस में आपको संडे को पूरा। ठीक है जी।